हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। मैं हूं सुनिधि मिश्रा और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए जीके विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और प्रश्नों पर आने से पहले मैं आप सभी साथियों से कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं जीके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ऑप्शंस दे रखा है, राजराज चोल, महेंद्र चोल, राजेंद्र चोल या फिर परांतक। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे वो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा थे, इसीलिए इन्हें गंगा विजेता भी कहा जाता है। गंगा विजेता की उपाधि किसे दी गई है? राजेंद्र प्रथम को। और ये किस वंश से संबंधित थे? चोल वंश से संबंधित राजा थे राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस है, मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय या फिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कुछ बात की थी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती से संबंधित हम नए वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित करते हैं। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, बहुत ही आपको अपने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा में उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल ये क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ये पूछ रहा है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो कि किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। उन्होंने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य सम्राट थे, मौर्य साम्राज्य के शासक थे। समुद्रगुप्त गुप्त शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से थे और कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं किससे संबंधित? किस धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं और मंदिर? हिंदू और बौद्ध धर्म से, बौद्ध और जैन धर्म से, हिंदू और जैन धर्म से या फिर हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वे हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूट वंश के शासकों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण या फिर विजय। तो इसमें इसका सही उत्तर है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना और राणा, और इसके साथ ही जो कैलाश मंदिर है, दोनों सम्मिलित रूप से राष्ट्रकूट वंश के शासकों का चिरस्थायी सर्वाधिक योगदान है हमारी संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? यानी कि हमें साम्राज्य के साथ में उसकी राजधानी को मैच करते चलना है और जो गलत लिखे हुए हैं उसको, वही सही उत्तर होगा हमारा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मौर्य पाटलिपुत्र। तो मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पंड्या मदुरई। पल्लव वेल्लोर। पल्लव की राजधानी वेल्लोर नहीं थी, कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव शासकों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पल्लव वेल्लोर सही उत्तर हो जाएगा। काकतीय वारांगल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? किस पल्लव शासक के शासनकाल में? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिम्हा वर्मन प्रथम या फिर महेंद्र वर्मन। इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ऐसे पल्लव शासक थे जिनके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन 7 कह रहा है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? किस वंश से संबंधित थे पुलकेशिन द्वितीय? कल्याणी के चालुक्य,
कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल या फिर वातापी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही फेमस राज्य रहे हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय एक महानतम शासक थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा शिलालेख है? मास्की शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, एहोल शिलालेख या फिर नासिक शिलालेख। तो एहोल शिलालेख है जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। और एहोल शिलालेख जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस प्रकार हर्षवर्धन को हराया था। एहोल शिलालेख हमें इस बारे में जानकारी देता है। एहोल शिलालेख कहाँ है? कर्नाटक में। वर्तमान में जो कर्नाटका है वहाँ पर एहोल शिलालेख पाया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और किस बारे में जानकारी देता है? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो संख्या में कितने सप्त मंदिर कहे जाते हैं, 7 रथ मंदिर मिलाकर वहाँ रथ मंदिर माने जाते हैं। इनका निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन प्रथम। इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में रथ मंदिरों का जो कि संख्या में 7 हैं, कुल मिलाकर 8 हैं, जिसमें से द्रौपदी रथ छोटा और 1 मंजिला है, इस वजह से उसको नहीं गिना जाता और इन्हें मिलकर 7 सप्त रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। इन 7 रथों को मिलाकर क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है? सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा का नाम किसे दिया जाता है? 7 रथ मंदिरों को। और किसके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। और ये किस वंश से संबंधित? तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या फिर सिन्हल को पहले जीता था। सबसे पहले लंका या फिर सिन्हल को सबसे पहले किस राजा ने जीता था? आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र ने या फिर विजयालय ने। तो इसका सही उत्तर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने सबसे पहले लंका, यानी उसका नाम पहले सिन्हल था, उसको जीता था। किसने? राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो आप जानते होंगे दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान। यह 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा मंदिर। 5 मंदिरों के समूह को दिलवाड़ा मंदिर का नाम दिया गया है। माउंट आबू राजस्थान में यह स्थित है। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है हमसे, चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन किस जगह पर था? वर्तमान में तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर बंगाल पर। तो वर्तमान के तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? वर्तमान के तमिलनाडु पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरायूर, कावेरीपुट्टिनम, तंजावुर या फिर मदुरई। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उरायूर प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए यह सही उत्तर हो जाएगा उरायूर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरायूर। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर तृतीय, कल्हड़, पृथ्वीराज चौहान या फिर सोमदेव। तो देखिए सोमेश्वर तृतीय नहीं, सोमदेव भट्ट थे कथा सरित सागर के लेखक। कौन है? सोमदेव भट्ट। कथा सरित सागर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोमदेव भट्ट कथा सरित सागर के लेखक थे। कल्हड़ की रचना आप जानते हैं राजतरंगिणी है और सोमदेव कथा सरित सागर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? बिल्हण, पन्ना, पंपा या फिर रन्ना। तो इसका सही उत्तर है बिल्हण। बिल्हण के द्वारा रचित है विक्रमांक देव चरित। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट, अमर सिंह, कालिदास या फिर हरिसेन। तो हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट।
ऑप्शंस में हमें कालिदास भी दे रखा है। कालिदास के पिछले वीडियो में मैंने कालिदास से संबंधित 3 नाटक आपको बताए थे कालिदास द्वारा रचित, जिसमें से एक था अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने गलती से कह दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है अभिज्ञान और शकुंतला की कहानी है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी वर्णित है। तो इसे ध्यान रखिएगा, वहाँ मुझसे गलती से निकल गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी दी गई है, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। हमसे पूछ रहा है कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या फिर बिंदुसार? तो कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता, यानी कि कौन सा गलत युग्म दे रखा है, हमें उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है विक्रमादित्य चैतन्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन ह्वेनसांग, ऑप्शन सी कह रहा है चाणक्य और चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कह रहा है अकबर और टोडरमल। तो यानी कि समकालीन दे रखे हैं। हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग भारत आए थे। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। याद करने की बहुत अच्छा तरीका है, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग लिखने में आता है। तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। चाणक्य के समकालीन थे चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया था, एक तरह से दीक्षा दी थी। और अकबर के समकालीन थे टोडरमल। ये तीनों सही है। विक्रमादित्य और चैतन्य, ऑप्शन ए यहाँ गलत उत्तर हो, मतलब सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह युग्म गलत है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल या फिर तेजपाल? तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था तेजपाल ने। तेजपाल ने अपने भाई वास्तुपाल के साथ मिलकर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तेजपाल और वास्तुपाल भाइयों ने। कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर? माउंट आबू, राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मंदिरों का समूह है, तो इसमें जो 5वां मंदिर है वह संगमरमर का है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसका 5वां मंदिर किस धातु से बना हुआ है, तो यह किस पत्थर का बना है, तो यह संगमरमर का है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? होलकर के राजाओं द्वारा, सिंधिया, बुंदेला राजपूतों द्वारा या फिर चंदेल राजपूतों द्वारा? तो इसका सही उत्तर है चंदेल राजपूत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल राजपूतों द्वारा। क्वेश्चन 21 पूछ रहा है मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? मिहिर भोज किस कुल के राजपूतों से संबंधित है? प्रतिहार वंश से, राठौर से, चौहान से या फिर परमार से? तो मिहिर भोज राजा किस वंश से थे? प्रतिहार वंश से। मिहिर भोज राजा राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? प्रतिहार कुल से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? वत्सराज, नागभट्ट, भोज या फिर मिहिर भोज जिन्हें कहते हैं, या फिर दंतिदुर्ग? तो प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा या महानतम राजा थे भोज या फिर मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। याद रखिए, डायरेक्टली आपको ढूंढना है हर्षवर्धन कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। क्वेश्चन 24 पूछ रहा है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का नाम किसे दिया गया था? फाहियान को, इत्सिंग को, ह्वेनसांग को या फिर मेगास्थनीज? तो ह्वेनसांग को ही प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता था, यानी कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। तीर्थयात्रियों का राजकुमार प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कूट आधारित है। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देश के साथ मिलान कीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कूट का एक बताया था तरीका। कूट सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको अगर एक या फिर दो ऑप्शन, आपको चारों के चारों आने ज़रूरी नहीं है, एक या फिर दो आंसर से अगर आपको सही से मालूम है तो आप उसको सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। मार्को पोलो
मार्को पोलो, इब्न बतूता, एंटोनियो मोन्सेरेट और महमूद वली बाल्खी। 4 नाम आपको दे रखे हैं, साथ ही 4 देश यानी कि 4 कंट्रीज दे रखी हैं, स्पेन, बल्ख, इटली और मोरक्को। तो देखते हैं मार्को पोलो, इब्न बतूता, एंटोनियो मोन्सेरेट और फिर महमूद वली बाल्खी। तो देखिए महमूद वली बाल्खी डायरेक्टली दिख रहे हैं, डी जो है 2 से मैच होकर, डी में 2 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। मार्को पोलो किससे थे? मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को। तो हमें 3 आंसर्स आ रहे हैं। मार्को पोलो इटली, ए में 3 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन ए और डी में चल रहा है। अब देखते हैं इब्न बतूता किस कंट्री से थे? इब्न बतूता मोरक्को से थे। तो बी में 4 किस में दे रखा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमारे 3 मैच कर रहे हैं, डी, बी और ए। 3, 4, 1, 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, एंटोनियो मोन्सेरेट स्पेन से थे और महमूद वली बाल्खी थे बल्ख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी जानते होंगे बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 27 पूछ रहा है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए थे, जो चारों दिशाओं में कहे जाते हैं? रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे या फिर माधव विद्यारण्य द्वारा? तो ये 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। इन मठों की स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम? तो मोहम्मद बिन बख्तियार सही उत्तर है। मोहम्मद बिन बख्तियार नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने या शशांक ने? तो इसके बारे में हम पहले क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, अपने अव्वल अभिलेख में यह दर्शाया है। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं, कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या फिर चिक्का देवराज वोडेयार। तो जब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ तो दोनों एक समय के रहे होंगे, तभी इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है पुलकेशिन द्वितीय, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन 31 हमसे पूछ रहा है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या फिर मथुरा? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी। हर्षवर्धन ने राजा बनने के बाद अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की थी? ये आप सभी साथी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट कर दी थी? कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या फिर चालुक्यों ने? तो 738 ईस्वी में अरबों को पराजित करने वाले थे प्रतिहार वंश के राजा। अरबों को पराजित किया 738 ईस्वी में प्रतिहारों ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिए, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 पूछ रहा है, तोलकाप्पियम किसका नाम है? तोलकाप्पियम किसका नाम है? पश्चिमी भारत की एक बावड़ी, तमिल व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक, तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह या फिर कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह? तोलकाप्पियम किसका नाम है? तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक का नाम है तोलकाप्पियम। तमिल व्याकरण की पुस्तक का नाम है तोलकाप्पियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह प्राचीनतम तमिल जीवित ग्रंथ है, यानी कि ऐसा ग्रंथ जो अभी पाया जा रहा है उसमें प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है तोलकाप्पियम। क्वेश्चन 35 पूछ रहा है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम में किसकी स्तुति की गई है? यह बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिल्पादिकरम एक तमिल ग्रंथ है। इसमें किसकी स्तुति की गई है पूछ रही है।
कावेरी, गोदावरी, सरस्वती या फिर गंगा। तो आप देख सकते हैं सरस्वती और गंगा उत्तर भारत की नदियाँ थी और यह तमिल यानी कि दक्षिण भारत की पुस्तक है, तो कावेरी गोदावरी में से ही एक ऑप्शन होना चाहिए। सही उत्तर है इसमें कावेरी। कावेरी की इसमें स्तुति की गई है किसमें? शिलप्पादिकरम, जो कि 5वीं सदी का तमिल महाकाव्य, बहुत ही फेमस। इसमें किसकी स्तुति की गई है? कावेरी। क्वेश्चन 36 हमसे पूछ रहा है मणिमेखलाई के लेखक कौन है? मणिमेखलाई के लेखक कौन है? कोवलन, सथनार, इलांगो अडिगल या फिर तिरुतक्का तेवर। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 36 सथनार। सथनार या फिर चथनार भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? सथनार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़ी भूमि के स्वामी रहे थे? बड़ी भूमि रहे थे नहीं, बड़ी भूमि के स्वामी रहे थे। गृहपति, उजावर, अडिमाई या फिर वेल्लालर। तो वेल्लालर वे लोग होते थे, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार वेल्लालर वो लोग होते थे जो बड़ी भूमियों के स्वामी होते थे, उन्हें कहते थे वेल्लालर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? यानी कि तमिल बाइबिल का टाइटल किस संगम रचना को दिया जाता है? तिरुक्कुरल, पत्थुपातु, शिलप्पादिकरम या फिर तोलकाप्पियम। तो तिरुक्कुरल को, या इसको कुरल भी कहते हैं, कई बार इसको कुरल का नाम भी दिया जाता है और पूरा नाम तिरुक्कुरल को तमिल बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। संगम युगीन साहित्य लिखा गया किस शैली में लिखा गया है? संगम युगीन साहित्य गद्य शैली में, काव्य शैली में, नाट्य शैली में या फिर परिसर शैली में? तो संगम युगीन जो साहित्य था वह लिखा गया है काव्य की शैली में। ऑप्शन बी यानी कि काव्य शैली सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया या कि फिर उन्हें आर्य बनाया? दक्षिण भारत का आर्यकरण किस ऋषि ने किया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या फिर सांभर। इसका सही उत्तर है अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? फर्स्ट है अरसवल्ली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। 3 हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, अरसवल्ली, अमरकंटक या फिर ओमकारेश्वर। कूट में देखते हैं केवल 1 दे रखा है, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1, 2 और 3। तो हमें इन तीनों में से छांटना है अरसवल्ली, अमरकंटक और ओमकारेश्वर में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो अरसवल्ली यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट हमें नंबर दे रखा है अरसवल्ली, यह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर शिव जी, ओम से ही आपको पता चल रहा होगा, ओमकारेश्वर शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और अरसवल्ली, अमरकंटक से आप जानते हैं अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो यह उसके लिए प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और अरसवल्ली है जो सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। असत्य का चयन करें। विक्रम संवत, विक्रमादित्य, शक संवत, कनिष्क, गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम और वल्लभी संवत हर्ष। तो देखिए विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया, शक संवत कनिष्क लेकर आए थे, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम लेकर आए थे, वल्लभी संवत हर्ष यह असत्य है, यह गलत लिखा हुआ है, इसलिए यह सही उत्तर हो जाएगा। हमें असत्य का चयन करना था, तो जो गलत है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि वल्लभी संवत सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभी संवत हर्ष के द्वारा नहीं लाया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में हमें देखना है कहाँ स्थित है। भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या फिर पाकिस्तान में? तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में आता है। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने या फिर महिपाल ने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल जो कि पाल वंश के एक शासक थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। नंदवंश, महापद्मनंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश सिमुक। तो यहाँ वंश और उनके संस्थापक का नाम दे रखा है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे,
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, सही है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, सही है। कण्व वंश के संस्थापक सिमुक नहीं थे। तो यह उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत लिखा हुआ है कूट, इस वजह से ऑप्शन डी यानी कि कण्व वंश सिमुक सही हो जाएगा। कण्व वंश के संस्थापक मैं आपको बता रही हूँ वसुदेव, कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। और सिमुक जो थे, सिमुक जिनका नाम यहाँ दे रखा है, ये थे सातवाहन वंश के संस्थापक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंदा। इन वंश के जो सीक्वेंस है उसको याद करने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अगर किसी साथी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें आपको एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक पता चल जाएगी कि सीक्वेंस जो है किस वंश के बाद कौन सा वंश आया उसे हम कैसे याद रखें, वो उसमें बताया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था, यानी कि निम्न मंदिरों में से कौन सा मंदिर चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शंस दे रखे हैं, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली और दुर्ग मंदिर ऐहोल। तो ऑप्शन ए यानी कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर किसके द्वारा बनवाया गया था, चोल राजाओं द्वारा। चोल राजाओं द्वारा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में बनवाया गया, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है। लघुवेद की संज्ञा किसे दी जाती है। नंदिक लंबकम, कलिंग तुपेणम, पेरियारु पुराणम और इनमें से कोई नहीं। तो लघुवेद की संज्ञा किसे दी जाती है, कुरल को, जिसकी बात हमने पहले की थी। कुरल को ही, या फिर तिरुक्कुरल जिसे कहते हैं, उसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती। तमिल ग्रंथों में तिरुक्कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी जाती। इनमें से कोई भी लघुवेद नहीं कहा जाता है। पेरिया पुराणम भी नहीं, कलिंगत्तुपर्णी भी नहीं और नंदी कलंबकम भी नहीं। कौन सा लघुवेद है तमिल ग्रंथों में, कुरल। संगम क्या था, क्वेश्चन 48 हमसे पूछ रहा है, संगम क्या था। तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या फिर संघ, तमिल राजाओं का संघ, वरीयम इकाई या फिर वरीयम इकाई का सर्वोच्च अधिकारी या फिर मंत्रियों का संघ। तो किस संघ को संगम कहते थे। तमिल कवियों एवं विद्वानों की जो सभा या संघ या फिर उनका जो मंडल होता था उसे संगम कहा जाता था। संगम किसे कहते थे, तमिल कवियों या फिर विद्वानों का जो ग्रुप होता था उसे संगम कहते थे। क्वेश्चन 49 पूछ रहा है, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था। सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में कौन सक्षम हुआ था, पेदसी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझने में सक्सेसफुल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछ रहा है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। मनुस्मृति के अनुसार हमसे पूछ रहा है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। खरीद कर, निवेश कर, स्नेह चिन्ह के द्वारा या फिर उत्तराधिकार प्राप्त कर। तो मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार किस प्रकार है, स्नेह चिन्ह। अगर कोई उन्हें स्नेह चिन्ह के रूप में देता है संपत्ति, तब तो उन्हें अर्जित करने का अधिकार है। वे खरीद नहीं सकती, निवेश नहीं कर सकते और उन्हें उत्तराधिकार का भी नहीं प्राप्त था, उत्तराधिकार भी नहीं प्राप्त था मनुस्मृति में। तो स्नेह चिन्ह यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।